नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम मुगल काल पढ़ रहे थे और मुगल काल में हमने साहित्य हमारा टॉपिक ये बचा हुआ था, जबकि हमने स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत कला के बारे में स्पष्ट रूप से हमने पढ़ लिया था। और मैंने कहा था कि इसकी एक क्लास और बचेगी और वो है मुगल कालीन साहित्य। अब आप जब भी साहित्य पढ़ो ना, तो साहित्य में एक बात ध्यान रखना कि आपको उलझना नहीं, क्योंकि मुगल कालीन साहित्य थोड़ा अलग है। मुगल कालीन हम स्रोत पढ़ते हैं ना, तो स्रोत में बहुत उलझा हुआ मैटर है। वो मुस्लिम तौर तरीके की किताबें हैं, अलग अलग काल में अलग अलग स्रोत हमें देखने को मिलते हैं, परंतु आप स्रोत में मत उलझना। आपके गाइड में अगर दे रखा है तो आप थोड़ा इग्नोर कर सकते हो। हम साहित्य के विकास की बात करें ना, तो साहित्य विकास में स्पेशली हमको पढ़ना है एक तो फारसी साहित्य। फारसी साहित्य, ठीक है। अब फारसी साहित्य में भी वो चीजें पढ़नी है जो भारतीय ग्रंथ थे, भारतीय ग्रंथों का फारसी में जो अनुवाद हुआ है अकबर के काल की 8-10 ऐसी रचनाएं हैं जिनका भारतीय ग्रंथ है, जिनका अनुवाद अलग अलग विद्वानों ने किया है। और कुछ उन विद्वानों के नाम याद रखने हैं, और साथ में जो अनुवाद नामक पुस्तकें बनी थी उन अनुवाद का नाम क्या था वो याद रखना है। आपको ज्यादा इस मैटर उलझना, ठीक है। एक बिंदु यहाँ से हो गया। फिर हम इसके हिंदी साहित्य के विकास में बात करेंगे, क्योंकि मुगल काल में अकबर के काल का हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल मानते हैं, ऐसा हमें सुनने को मिलता है, किताबों में भी लिखा है। तो हिंदी साहित्य के विकास में मुगलों के शासक का योगदान है। एक हम पढ़ेंगे संस्कृत साहित्य। संस्कृत साहित्य ये लोगों ने टॉपिक इतना कठिन बना दिया है, बाकी है नहीं है। ये साहित्य वाली बात लोगों ने किताबों में इसलिए डाल रखी है ताकि वो खुद ऐसा नहीं हो कि प्रश्न एग्जाम आ जाए और मेरे से प्रश्न मानना ही नहीं। इस कवर करने के चक्कर में उन्होंने मैटर पूरा ही डाल दिया है, जबकि वो मुगल कालीन स्रोत में बिंदु आता है। विद्यार्थी साहित्य में हमें नहीं पढ़ना है, साहित्य में सिर्फ आपको फारसी साहित्य का विकास पढ़ना है। तो अनुवाद पुस्तकें हुई है 8-10 में आपको बता दूंगा, याद कर लेना। बाकी हिंदी और संस्कृत साहित्य का विकास जो हुआ है वो निश्चित रूप से प्रश्न वहां से बनते हैं। कौन सा हिंदी साहित्य का लेखक है, कौन सी उसकी रचना है, कौन सा शाहजहां के काल का साहित्यिक लेखक है, संस्कृत का साहित्य लेखक है। तो थोड़ी बहुत चर्चा रहेगी। मैं आपको प्रयास करूंगा कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करके आज चले जाएंगे, ठीक है ना। आज इसकी लास्ट क्लास है, इस मुगल काल की छठी क्लास है, और मुगल काल मेरी ओर से लगभग आज पूरा हो जाएगा, जितना प्रयास किया है। एक संयुक्त रूप से और सारगंभित और एक सही दिशा में जो वर्तमान पैटर्न है उसके आधार पर हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न आज का समझ, बहुत बेसिक रूप से शुरू कर रहा हूं, ठीक है ना। मुगल कालीन साहित्य विकास में फारसी साहित्य के विकास के बारे में कौन सा कदम। फारसी साहित्य का विद्यार्थी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि भारतीय भाषा की जितनी भी ग्रंथें थे ना, उन सभी ग्रंथों का कहते हैं कि मुख्य मुख्य ग्रंथों का अकबर ने फारसी में उसका अनुवाद करवाया था। विद्यार्थी अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, उसका मैं थोड़ा सा आगे जिक्र करूंगा। बेसिक समझते हैं कि मुगल काल में फारसी राजभाषा थी, ठीक है ना भाई। मुगल काल में फारसी राजभाषा है, इसका मतलब निश्चित रूप से है कि फारसी साहित्य का विकास होगा। जितनी भी काम काज होता था, जितना भी सरकारी लेख अभिलेख लिखे जाते थे, कहते हैं कि आदान प्रदान के जो आज्ञा पत्र थे लगभग कहते हैं कि फारसी भाषा में लिखे जाते थे, ठीक है ना। तो फारसी भाषा राज की भाषा थी। मुगल काल फारसी भाषा का ग्रीष्म काल कहलाता है। ग्रीष्म काल का मतलब हो गया कि अच्छा समय। अच्छा समय तभी तो है ना जब आपकी ये भाषा राज की भाषा बनी हुई है। अच्छा समय तभी तो है जब इसकी राज की भाषा बनी हुई है, मतलब उसको पूरी तरह से प्रशासन में उसको काम में लिया जाता था, शासन में उसको काम में लिया जाता था, है ना। समरकंद, बुखारा, फारस और मसाद से कहते हैं अनेक विद्वान भारत आए थे। इस समय देखो भारत में साहित्य फारसी का जो लेखन होता था, फारसी भाषा का जो अनुवाद होता था, तो फारसी भाषा का इतना हमारे भारतीय लोगों को ज्ञान नहीं था। तो निश्चित रूप से मुगल काल में जितने भी फारसी साहित्यकार आए हैं निश्चित रूप से बाहर से आए। भारत में मैं आगे एक बिंदु बताऊंगा कि एक ऐसा लेखक है जो फारसी का प्रथम कवि माना जाता है, ठीक है ना,
उसमें मैं आगे जिक्र करूंगा। परंतु मुगल काल में जितने भी फारसी अनुवादक हुए हैं तो लगभग कहते हैं कि बाहर से आए, विशेषकर समरकंद और बुखारा और फारस से आए थे। समरकंद से बहुत महत्वपूर्ण विद्यार्थी याद रखें, समरकंद और मुगल काल का एक लंबा क्रम चला है ना, तो वो आपको जानना नहीं है। अबुल फजल कहता है कि 75 विद्वानों ने नाम बताता है जो अकबर के काल में भारत आए थे विद्यार्थी। अबुल फजल के अलग है, अबुल फजल कवियों का उल्लेख करता है वो दूसरी बात है, जबकि अबुल फजल ये दूसरी लाइन कि 75 ऐसे विद्वान है जो कहते हैं कि अकबर के काल में बाहर से आए थे। बाहर से मतलब इन देशों से आए थे अकबर के काल, ठीक है। तो फारसी मुगल साहित्य की मुगल काल की राजभाषा रही है और निश्चित रूप से फारसी के विकास में हर शासक ने अपना योगदान दिया है। हर शासक ने अपने अपने काल में पुस्तकें अनुवाद करवाई है। हर काल में फारसी विद्वानों को संरक्षण रहा है। शाहजहां के काल में थोड़ा संस्कृत के प्रति झुकाव ज्यादा हो गया था। औरंगजेब के काल में तो लगभग काम ही खत्म हो गया था, उसको संरक्षण देना ही बंद कर दिया। बहुत बेसिक है, ये थोड़ी सी आप बात याद रखना, क्योंकि बहुत बेसिक कभी प्रश्न बन जाएगा ना तो सीधा बन जाएगा मुगल काल में कौन सी भाषा राज्य की भाषा कहलाती है ना। बेसिक, बहुत बेसिक है, एक प्रश्न यहाँ से कभी बन सकता है। दूसरा प्रश्न समझना, अब हम कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं यहाँ से। ये बहुत शानदार है, बहुत शानदार प्रश्न, आप समझ जाना चीज को, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहे हैं कि अकबर के काल में निर्मित अनुवाद विभाग, अकबर के काल में निर्मित अनुवाद विभाग के बारे में कौन सा कथन। यहाँ से एक प्रश्न मुझे जहां तक लग रहा बनने की संभावना है, क्योंकि जब मुगल कालीन साहित्य विकास हम पढ़ते हैं ना तो साहित्य विकास में अकबर का योगदान सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, सबसे महत्वपूर्ण। अब अनुवाद विभाग का नाम याद रखना, तो अनुवाद करने के लिए विभाग तो बनाना पड़ेगा, विभाग में आपको कर्मचारी नियुक्त करने पड़ेंगे, उनको आप सुविधाएं दोगे तब जाके वो अनुवाद विभाग कार्य पूरा हो पाएगा। उसी के दृष्टिकोण से अकबर का यह मन था कि अनुवाद विभाग की स्थापना की जाए और अकबर ने इसका अध्यक्ष फेजी को बनाया। बहुत महत्वपूर्ण विद्यार्थी, बहुत महत्वपूर्ण, मैं वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं याद रखना। अकबर के काल में अनुवाद विभाग का अध्यक्ष था फेजी था, और इसका उपाध्यक्ष याद रखना अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना ये फेजी का सहायक था, सहायक नियुक्त। अकबर ने इसको फेजी का सहायक नियुक्त किया था यार। अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को फेजी का सहायक नियुक्त किया था, फेजी को अनुवाद विभाग का अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक है। इस विभाग द्वारा फारसी में सभी पुस्तकों का अनुवाद किया गया था। अनुवाद विभाग नाम है इसलिए निश्चित रूप से जितने भी भारतीय ग्रंथ, प्रसिद्ध ग्रंथ थे, सबका कहते हैं कि अनुवाद किया गया था फारसी भाषा। इस विभाग द्वारा प्रथम 3 पुस्तकें सिंहासन बत्तीसी, अथर्ववेद और बाइबिल का किया गया था अनुवाद। विद्यार्थियों सर्वप्रथम 3 पुस्तकों का किया गया था। यहाँ सबसे गोल्डन लाइन में आपको बता रहा हूं, अगर प्रश्न सबसे कठिन स्तर का बनेगा ना तो ये बनेगा कि सिंहासन बत्तीसी प्रथम पुस्तक थी जिसका अनुवाद किया था अनुवाद विभाग के द्वारा। ये 3 एक क्रम एक काल में लिखी गई थी, परंतु सबसे पहले अनुवाद हुआ था सिंहासन बत्तीसी का। अनुवाद किया था बदायूं ने। नामा एक खरीद अफजा के नाम से किया गया था विद्यार्थी, मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं, ठीक है ना। अनुवाद विभाग की स्थापना करता है अकबर। अकबर इसका अध्यक्ष फेजी को बनाता है और अब्दुल रहीम खान खाना को सहायक नियुक्त करता है। और अनुवाद विभाग द्वारा कहते हैं कि 3 पुस्तकें सर्वप्रथम प्रकाशित की गई थी, वो 3 पुस्तकें थी एक ही काल में, ठीक है ना। उन तीनों में भी सर्वप्रथम पुस्तक थी वो सिंहासन बत्तीसी थी। ये भारतीय ग्रंथ सिंहासन बत्तीसी का प्रथम अनुवाद किया गया था, वो बदायूं ने किया था और नाम रखा था नामा एक खरीदा अफजा। नामा एक खरीदा अफजा नाम रखा गया था। ये तो ये गोल्डन लाइन है। सर्वप्रथम बाइबिल का फारसी अनुवाद अकबर के संरक्षण में हुआ था विद्यार्थियों। ये विश्व में सर्वप्रथम बाइबिल का फारसी अनुवाद विद्यार्थियों ये भी अकबर के काल में किया गया था। तो ये मुझे लगता है कि मैं इसको वैसे इंपॉर्टेंट प्रश्न लिख देता हूँ, प्रश्न है, क्योंकि जब साहित्य विकास की बात आएगी तो निश्चित रूप से अकबर का नाम आएगा। और अकबर के काल में ही कहते हैं कि बहुत सारे ग्रंथों का फारसी अनुवाद किया गया था। और हमें यहाँ आपको उलझना नहीं है,
राइटरों के नाम आपको अलग से नहीं याद करने, सिर्फ वही याद करने हैं, अनुवादक पुस्तक, अनुवाद करने वाला लेखक, और कुछ ऐसी किताबें हैं जिनका हमें नाम देखने को मिलता है कि उनका फारसी में क्या नाम रखा गया था। ठीक है, याद करने वाली बात, अनुवाद विभाग की स्थापना, सीधा प्रश्न आ जाएगा, यह तो बहुत बेसिक आ जाएगा कि मुगल काल के किस शासक ने अनुवाद विभाग की स्थापना, यह प्रश्न आ जाएगा, या अध्यक्ष पूछ लेगा, ठीक है ना। या सबसे महत्वपूर्ण पूछने वाली बात है कि फारसी में अनुवाद होने वाली मुगल काल की प्रथम पुस्तक वो थी सियासन बत्तीसी, बदायूं ने कहते हैं कि इसकी स्थापना की, इसका मतलब अनुवाद किया था। ठीक है, और बदायूं ने खुद कहता है कि इन ग्रंथों का अनुवाद करना मेरे सबसे जीवन का सबसे कठिन काल रहा है, ऐसा बदायूं ने कहा है। बदायूं बहुत नाराज था, ये हिंदुओं से थोड़ा कहते हैं कि चिढ़ता था ऐसे, तो वो उसको एक बुरा लगता था कि मैं उन किताबों को पढ़ रहा हूँ, हिंदू ग्रंथों को पढ़ रहा हूँ, उसके बाद में अनुवाद कर रहा हूँ, तो ये कहता है कि ये कार्य मेरे लिए दुर्भाग्य जैसा है। बदायूं का कथन है कि अनुवाद का कार्य मेरे लिए किसी दुर्भाग्य से कम नहीं है ना, किसी दुर्भाग्य से कम। पूछ लेता कभी कोटेशन, ये कार्य मेरे लिए, लिख लेना आप, ठीक है, किसी दुर्भाग्य, दुर्भाग्य, दुर्भाग्य से कम नहीं, ये बदायूं कहता। ये कार्य मतलब ये अनुवाद वाला कार्य, भारतीय ग्रंथों को पढ़ना, हिंदू ग्रंथों को पढ़ना और फिर उनका अनुवाद करना, ये मेरे लिए किसी दुर्भाग्य से कम नहीं है। हाँ, मुझे एक कर्मचारी के रूप में मुझे काम करना पड़ रहा है। तो अनुवाद विभाग के बारे में दिया तो याद रखना, ये सियासन 32 की बात बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना इसको। बाकी अध्यक्ष वाली बात रखना, ठीक है। अब बाकी एकदम बढ़िया है। बाइबिल का सर्वप्रथम अकबर ने फारसी में अनुवाद कराया था विश्व में पहली बार, ठीक है ना, ये भी अच्छी बात है। तो प्रश्न यहाँ से हो गए। अब हमें क्योंकि बाबर के काल का हमें कोई विशेष विवरण मिलता नहीं है, ठीक है ना, बाबर ने तुर्की में अपनी बाबरनामा की रचना कर दी, इतना कोई विशेष योगदान नहीं, वो मुगल कालीन शरतों का टॉपिक बनता है, बाबरनामा में क्या है क्या नहीं है वहां आपको नहीं उलझना है, ठीक है। फिर हुमायूं आज जीवन भटकता ही रहा बेचारा, उसका भी कोई विशेष योगदान नहीं है, क्योंकि अनुवाद विभाग की स्थापना अकबर ने की, तो अकबर के काल में निश्चित रूप से हमको पढ़ना है, ठीक है ना। अकबर का काल फारसी गद पद का चरमोत्कर्ष काल है। अकबर का काल फारसी गद और पद का चरमोत्कर्ष काल। हमने जब भी 3 काल भी पढ़े हैं, मैंने स्थापत्य कला का आपको बताया कि शाहजहां का काल श्रवण काल है। जब हमने बात की थी चित्रकला की बात की, तो चित्रकला जहांगीर का श्रवण काल था विद्यार्थियों। हमने संगीत की बात की तो अकबर का काल श्रवण काल था विद्यार्थियों। और उसी प्रकार हम बात कर रहे हैं कि ये जो साहित्य का है, साहित्य के फारसी गद पद का विद्यार्थी चरमोत्कर्ष काल वो था, अकबर का काल था। अकबर ने फारसी को राजभाषा का दर्जा दिया था, यह बात हमने चर्चा कर ली है। अबुल फजल सबसे महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट, लगा देता हूं इस लाइन को मैं, कि अबुल फजल ने आईने अकबरी में 59 प्रसिद्ध विद्वानों एवं कवियों का उल्लेख किया है। ये विद्यार्थियों बहुत महत्वपूर्ण, ये हर बार महत्वपूर्ण है। अबुल फजल के जो ये जो विवरण है ना, चाहे वो चित्रकारों के हो, चाहे वो चित्रकार हो गए या फिर कवियों के हो, या फिर 1-2 और ऐसे अबुल फजल के कुछ इंट्रोडक्शन रहे, वो याद रखना, ठीक है। अबुल फजल आईने अकबरी में 59 प्रसिद्ध विद्वानों और कवियों का उल्लेख करता है, याद है, अबुल फजल वाली बात याद, ठीक है। सीधा प्रश्न देखो, प्रश्न अगर बेसिक बनाना तो सीधा ही पूछेगा अकबर के काल में 59 विद्वानों की सूची किसने दी है, अबुल फजल ने दी। अगर प्रश्न कठिन बना तो इस तरह कैसा आएगा कि अबुल फजल ने अकबर के काल में कितने कवियों और विद्वानों की सूची दी है, वहां आपको फंस जाओगे। फिर वहां आपको 36 भी ऑप्शन में मिलेंगे, वहां आपको 63 भी ऑप्शन में मिलेंगे, तो कुल मिला के याद रखना विद्यार्थी 59 है, ठीक है ना। अकबर के काल में अबुल फजल 59 प्रसिद्ध कवियों विद्वानों का कहता है उल्लेख करता है। अकबर के काल का अग्रणी कवि फेजी था, अग्रणी कवि था विद्यार्थी, फेजी था। अकबर के काल का अग्रणी कवि कौन था, फेजी था, जिसको अनुवाद विभाग की स्थापना करवाई। अनुवाद विभाग की स्थापना हो गई और फेजी को कहते हैं कि बाद में अकबर ने राज कवि भी घोषित किया। अकबर के काल में राज कवि फेजी भी रहा है,
अकबर के काल में अनुवाद विभाग का अध्यक्ष भी रहा है और अकबर के काल का सबसे अग्रणी कवि कोई पूछ ले तो वो भी फेजी ही रहा है। ठीक है, इस काल में दो फारसी कवि बहुत महत्वपूर्ण विद्यार्थियों, उर्फी और नजीरी। उर्फी और नजीरी नामक दो ऐसे विद्वान हैं जो फारस के कवि थे और अकबर के काल में कहते हैं कि भारत पधारे थे। ये मैंने जब बात की थी चित्रकला की, तो ये चित्रकला के भी प्रसिद्ध थे, साथ साथ में ये कवि के रूप में भी प्रसिद्ध थे, तो दोनों जगह ये चीजें मेंशन की। तो अकबर के काल के भारतीय भाषा के विकास में देखो योगदान, फारसी गद्य पद का चरमोत्कर्ष काल है। अकबर ने फारसी को राजभाषा बनाया। और सबसे महत्वपूर्ण बात विद्यार्थी याद रखना, ये अबुल फजल ने 59 प्रसिद्ध लोगों को एक सूची बनाई थी अकबर के काल की विद्वानों और कवियों की। फेजी अकबर के काल का सबसे प्रसिद्ध था और उर्फी और नजीरी दो अन्य फारसी कवि हैं जो कहते हैं कि इस काल में प्रसिद्ध रहे हैं। ठीक है ना। अब इस टॉपिक में होता क्या है कि आप सिलेक्टिव मैटर नहीं निकाल पाते। भाई एक किताब वाला है तो किताब वाला पूरा कंसेप्ट डालेगा, ठीक है ना। पर जिस स्तर के आपका एग्जाम है और जो वर्तमान में आपका पैटर्न है, मैं जो वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ ना, आप याद कर लेना मेरे कहने, ठीक है। मुझे जहां तक लगता है हमारा काम यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैंने लगभग पूरा क्रम से कर रहा हूँ और आप जिसने नोट्स बना लिए ना, नोट्स इनफ है विद्यार्थियों, क्योंकि आपके गाइड एक कोई गाइड लेके आ जाना, ये आपको किसी भी गाइड में एक पूरा मैटर नहीं मिलेगा। तो 4 5 7 किताबें जो भी मेरे मुगल काल की मेरे पास पड़ी है, उनमें से जो स्रोत मुझे मिलते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। 3% यहाँ से हो गए। वैसे तो अकबर के काल की बहुत सारे अनुवाद हुए थे किताबों का, मैंने कहा ना, लगभग 8-10 की एक सूची है, मैंने लिस्ट में ऐड की है, वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। परंतु एक चीज मुझे थोड़ी अच्छी लगी, प्रश्न बनने लायक, कि अकबर कालीन महाभारत का अनुवाद के बारे में कौन सा कथन सही है। महाभारत का अनुवाद हुआ है फारसी, ठीक है ना। महाभारत का अनुवाद हुआ है फारसी भाषा। जब मैंने आपको पांडुलिपि लिखवाई थी, हजमानामा और हजमानामा, तो पांडुलिपियां मैंने आपको बताई थी कि हजमानामा और हजमानामा दो ऐसे ग्रंथ है जो मुगल काल के प्रसिद्ध ग्रंथ रहे हैं चित्रकला के संबंध में, ठीक है ना। उसी के दृष्टिकोण से ये बिंदु है, जैसे महाभारत का जो रचना है वो फारसी में रचित है, फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया गया है, तो मूल भारतीय ग्रंथ है, ठीक है ना। अब पसंद मुझे लगा कि ये बाकी और भी तो बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनका विवरण हमें बताना था, परंतु मैंने सिर्फ नाम और लेखक का नाम एक PDF में ऐड किया है। बाकी इसका मुझे लगा कि अच्छा बनना चाहिए। इसका अनुवाद बदायूं ने, नकीब खान शेख, हाजी सुल्तान थानेश्वरी और मुल्ला शेरी ने 1582 में किया था विद्यार्थियों। और यहाँ से एक प्रश्न बना था, इसलिए मैंने डाला है कि अकबर के काल में महाभारत के अनुवाद श्रेणी के लेखकों में कौन सा शामिल नहीं है। प्रश्न था कि कौन सा विद्वान महाभारत के फारसी अनुवाद रूप में शामिल नहीं था। तो इसमें बदायूं है, नकीब खान है, शेख हाजी सुल्तान थानेश्वरी है और मुल्ला शरी है, ठीक है ना। ये 4 नाम याद रखना विद्यार्थी। इस अनुवाद का नाम था रजमानामा। बहुत महत्वपूर्ण विद्यार्थी, सीधा ही प्रश्न आता विद्यार्थी। महाभारत का सिर्फ एक कवि पूछ लेना, याद रखना, एक पूछ लेना तो वो बदायूं कर देना। ऑप्शन में एक ही हो ना, तो बदायूं को प्राथमिकता देना। महाभारत का अनुवाद बदायूं के निरीक्षण में से कहते हैं कि क्या गया था। ये कुछ साथी थे, याद रखना। और सबसे महत्वपूर्ण बात है ये थी रजमानामा। बहुत महत्वपूर्ण बात है विद्यार्थियों, ये महाभारत का जो फारसी में अनुवाद हुआ, उस अनुवादक नामक पुस्तक का नाम रखा गया था रजमानामा राम। इसकी प्रस्तावना अबुल फजल ने लिखी थी विद्यार्थी, याद रखना। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि रजमानामा की प्रस्तावना किस कवि के द्वारा लिखी गई थी, तो याद रखना अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। इस पर चित्र बसावन, दशवंत और लाल के हैं। ये बात मैंने चित्रकला में चर्चा कर ली है। इसमें कुल 159 गुणचित्र का चित्र है। मोहम्मद शरीफ ने इसके चित्र कार्य का पर्यवेक्षण किया था विद्यार्थी, याद रखना। ये जितने भी नाम बता रहा हूँ ना, ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है, क्योंकि महाभारत का एक अच्छा प्रश्न बनता है इसका अनुवादक विभाग का, यार, ठीक है ना। तो महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण नाम याद रखना है रजमानामा, फारसी में अनुवाद किया गया था। कुछ ये 4 लेखक हैं, 4 कवि हैं जिन्होंने मिलकर इसका अनुवाद किया था। इसकी प्रस्तावना फिर अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है ना। बदायूं मुख्य कहते हैं कि कवि के रूप में नियुक्त था
और कोई पर्यवेक्षक पूछ लेना, पर्यवेक्षक, तो याद रखना मोहम्मद शरीफ को कहते हैं कि पर्यवेक्षक बनाया गया था। बाकी ये बातें याद रखो या नहीं रखो, साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण बात यही पूछता है कि रजमा नामा किसका अनुवादक नाम है महाभारत का, या महाभारत का अनुवादक फारसी नाम क्या है, तो रजमा नामा है। कैसे भी घुमा के दे दे, आपको यहाँ से प्यार करना है। और मैंने कहा ना कि अकबर के काल की जो फारसी में अनुवाद हुए, नाम, लेखक का नाम और किस अनुवादक नाम से हुई है, इतना याद कर लेना अगर प्रश्न बना तो, है ना। क्योंकि मूल काल का एक ही प्रश्न आना विद्यार्थी, इतना विशाल टॉपिक है, हमने 6 क्लासेस की लगभग ले रहे हैं, इतना विशाल टॉपिक है, आपको भी मैंने बहुत लिखाया है, परंतु हम थोड़ा सेफ जा रहे हैं क्योंकि एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण, 2 अंक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं विद्यार्थी, ठीक है। तो एक तो महाभारत का अनुवाद याद रखना रजमा नामा से। अब शाहजहां फारसी का विकास देख लो, आप बस याद रख लेना, ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ। इसके काल में चंद्रभान ब्राह्मण बहुत महत्वपूर्ण विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण, वे फारसी साहित्यिक कुशलता प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदू था विद्यार्थी। वेरी इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है चंद्रभान ब्राह्मण। अभी तो हमने कहा कि अबुल फजल कहता है कि 75 लोग अकबर के काल में बाहर से आए थे, फारसी के भारतीय कोई ज्यादा ज्ञाता नहीं थे, लगभग बाहर से जितने भी विद्वान आए हैं सब बाहर से फारस से आए थे, कंधार से आए थे, समरकंद से आए थे विद्यार्थियों। परंतु याद रखना कि फारसी साहित्य में कुशलता प्राप्त करने वाला हिंदू प्रथम हिंदू था वो चंद्रभान ब्राह्मण था, इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण था। इसकी प्रमुख रचना है चार चमन, गोल्डन है, गोल्डन खरा सोना बता रहा हूं मैं इसको, वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। सीधा ये प्रश्न आता है विद्यार्थियों कि चार चमन नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? तो चंद्रभान ब्राह्मण के द्वारा चार चमन की रचना की गई थी और ये फारसी साहित्य में प्रथम कुशलता प्राप्त करने वाला हिंदू। इसके काल में 12 के मुंशी बनावली दास ने संस्कृत नाटक प्रबंध चंद्रोदय का गुलजार हिंद के नाम से अनुवाद किया था। ये अनुवाद लिख लेना साथ, ठीक है। इब्न हर कारण ने रामायण का अनुवाद किया था, ये इसके काल का है, शाहजहां के काल का, याद रख, ये शाहजहां के काल का है रामायण का अनुवाद। अबू तलीब ने बाबरनामा का अनुवाद किया था। अबुल रशीद ने बीज गणित का अनुवाद किया था। 2 बात तो आपको याद रखनी है, एक तो ये मैं वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ, इब्न हर कारण ने कहते हैं कि रामायण का फारसी में अनुवाद किया था, ठीक है ना। महाभारत का पूछ ले तो वो बदायूं वाले 4 लेखक मैंने आपको बताए हैं। और चंद्रभान ब्राह्मण की बात याद रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण है, चार चमन सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। यहाँ से आपको ये 2 लाइन अलग से इंपॉर्टेंट लिख लें, बाकी वैसे पूरा ही लिखना है क्योंकि लास्ट में जब रिवीजन करोगे तो मुझे लगता है कि अच्छा आपका काम हो जाएगा, है ना। कुछ शाहजहां काल के कुछ बिंदु हैं, थोड़ा सा हम हिंदी साहित्य देख लेते हैं, बहुत कम करेंगे ना, ज्यादा इसको डीपली नहीं लेके जाएंगे क्योंकि बेसिक प्रश्न सीधा ही आता है कि कौन सी रचना किसकी है। मैं वास्तविकता बता देता हूँ, आपको डरा नहीं रहा हूँ क्योंकि इतना डीपली नहीं आएगा, सीधा सा प्रश्न आएगा विद्यार्थियों, जैसे चार चमन वाली मैंने बात बताई आपको, है ना। तो बहुत बेसिक आएगा, सीधा प्रश्न बनेगा। प्रश्न अगर बना तो निश्चित रूप से ऐसे ही बनेगा कि ये रचना किसकी है, या 4 आपको ऑप्शन दे देंगे, ये रचना है, ये लेखक है, ये सत्य में या फिर मिलाने वाला दे देगा, बस, ठीक है। मैं कुछ मुख्य बातें मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट लगवाते हुए, कि मुगल काल में हिंदी साहित्य के विकास के बारे में कौन सा कथन सही है। अकबर का काल हिंदी साहित्य का श्रवण युग था विद्यार्थियों, ये श्रवण युग वाला मैं हर बार आपको बता देता हूँ। अकबर ने ये उपाधि याद रखना विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण है, अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि दी थी विद्यार्थी, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। जब अभी मुगल काल में हम हिंदी साहित्य का विकास की बात करते हैं, संस्कृत साहित्य की बात करेंगे तो हम वो शाहजहां के काल आएगा दिमाग में, क्योंकि वहाँ 1-2 प्रसिद्ध लेखक रहे हैं वहाँ, ठीक है ना। उसी के दृष्टिकोण से हिंदी साहित्य में एक तो नाम मिलता है बीरबल का। बीरबल को कहते हैं कि अकबर ने कवि प्रिय की उपाधि दी विद्यार्थी, तो कवि प्रिय की उपाधि याद रखना। और हिंदी का श्रवण काल भी है। नरहरि चक्रवर्ती जिसने रुक्मणी मंगल कविता श्रृंगार की रचना की, इसने अकबर को महापात्र की नियुक्ति, ये अकबर के कालीन सबसे मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं मैं चीज को, कि नरहरि चक्रवर्ती, ये रुक्मणी मंगल वाला किताब विद्यार्थियों पहले से पूछी हुई है,
मिलाने वाला सीधा प्रश्न आया था कि रुक्मणी मंगल नामक रचना किस विद्वान के द्वारा लिखी गई, ठीक है ना। तो नरहरि चक्रवर्ती, और इसके कहने पे ही कहते हैं कि बाद में वो पशुओं पे वेद वाली बात अकबर के काल में, हमने पता पशुवध वाली बात है ना, ठीक है, वही है। इसकी उपाधि थी महापात्र की। तो बीरबल हो गया, बीरबल क्या हो गया, कवि पीरी, और नरहरि क्या हो गया, महापात्र, ठीक है। तो ये दो उपाधियां अकबर के कालीन आपको। अष्टछाप कवि नंददास ने रसो पंचधाई भगतमाल की रचना की थी। देखो मुगल अकबर के काल में मैंने आपको बताया था ना कि अकबर के काल में निश्चित रूप से अष्टछाप कवियों की शुरुआत हुई थी। सूरदास के पुत्र वाले बात, विठल दास वाले बात, तो उसी अष्टछाप कवियों में विद्यार्थी, तो ये अकबर के काल के 3-4 कवि प्रसिद्ध है, अष्टकाल के प्रसिद्ध कवि रहे हैं। उसमें से प्रसिद्ध है एक नंददास, एक तो रसो पंचोपाध्याय और भगतमाल नामक 2 पुस्तकों की रचना की है। ये रस खान का तो हर बार आता है, प्रेम वाटिका, सुजान रस खान, 10 वैष्णवों की वार्ता। विद्यार्थियों ये मैं वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, बहुत हिडन चीज है, बहुत हिडन चीज। विठल दास ने 84 वैष्णवों की वार्ता की रचना तो विठल दास ने की थी। हमको सबको ही पता है कि 84 वैष्णवों की वार्ता जो विष्णु को समर्पित हैं वो विठल दास ने की थी। ये अष्टछाप कवियों में इनका भी नाम आता है, ठीक है ना। तो 10 वैष्णवों की वार्ता विद्यार्थियों आप अलग से लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये रस खान की है, ये प्रश्न में तो आता है विद्यार्थी सुजान रस खान का, बहुत महत्वपूर्ण विद्यार्थी सुजान रस खान का। और 10 वैष्णवों की वार्ता ये रस खान की है, जबकि 84 वैष्णवों की वार्ता विद्यार्थियों वे विठल दास की। तो अकबर के काल के हिंदी साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण चीजें याद रखनी, ये लगभग मैं चीजें जो भी बता रहा हूँ सबसे महत्वपूर्ण ही बता रहा हूँ कि हिंदी साहित्य का श्रवण काल, बीरबल का काल, बीरबल को कवि पीरे की उपाधि देना, नरहरि चक्रवर्ती ने 2 रचना की है, रुक्मणी मंगल बहुत महत्वपूर्ण है, कविता श्रृंगार बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको महापात्र की न्योंदी दी है। अष्टछाप कवि नंददास ने कहते हैं कि रसो पंचदाही की रचना की है। रस खान प्रेम वाटिका ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सुजान रस खान 10 वैष्णवों की वार्ता, मेरे कहने पर आप अलग से इसको लिख लेना, कंफ्यूजन करने के लिए सीधा देगा आपको कि 10 वैष्णव की रचना किसके द्वारा की गई थी। वहां आपको ऑप्शन में विठल दास भी मिलेगा, वहां आपको रस खान भी मिलेगा। तो रस खान का याद रखना 10 वार्ता, और विठल दास की याद रखना 84 वार्ता। तो मुगल काल में हिंदी साहित्य के विकास में अकबर का थोड़ा बहुत कुछ योगदान है, ठीक है ना। तो याद रखना, मैंने जो चीजें मुझे लग रहा है कि आपके लिए उपयोगी है मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। उपाधि दोनों याद रखना विद्यार्थियों, अलग से लिखते जाना। बहुत सारे विद्यार्थी अलग से एक सारणी बना रहे हैं, सारणी बना के ये मुगल काल में ये उपाधियां हैं, लिखते जाना, ठीक है। अब मुगल काल में हिंदी के विकास में देखो तुलसीदास का क्या योगदान है, कि मुगल काल में हिंदी के विकास में तुलसीदास का क्या योगदान है। इसके काल के सबसे प्रभावशाली हिंदी कवि जिन्होंने अवधि में अपनी रचनाएं की थी, ठीक है ना। तुलसीदास थे तो हिंदी माध्यम के, परंतु हिंदी की एक शैली है अवधी भाषा। अवधी भाषा में कहते हैं कि तुलसीदास ने अपनी रचनाएं, थोड़ी कुछ रचनाएं हमें ब्रज भाषा में भी देखने को मिलती है ना। 1-2 ऐसी रचनाएं बाद में इन्होंने ब्रज भाषा का भी उपयोग किया है, ब्रज भाषा का भी इन्होंने उपयोग किया है। इनको पूर्ण कवि की उपमा दी जाती है विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण बात है। पूर्ण कवि, एकदम पूर्ण कवि है, कोई कमी नहीं है तुलसीदास में, है ना। तुलसीदास में कोई कवि नहीं है, इसलिए पूर्ण कवि की उपाधि है। अब आपको कंफ्यूजन क्या करेगा, पूछेगा कि कौन सा कवि पूर्ण कवि के नाम से जाना जाता है। वहां आपको ऑप्शन में कालिदास भी मिलेगा, वहां ऑप्शन में आपको सूरदास भी मिलेगा, वहां तुलसीदास भी मिलेगा, ऐसा कंफ्यूजन देगा आपको याद। तो वहां आपको याद रखना है पूर्ण कवि की उपमा दी गई है तुलसीदास को। रामचरितमानस सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है ही है इनका, पश्चिमी अवधि में रचना की गई है। रामलला नहेछु, जानकी मंगल इनकी रचना है, सतसई भी इनकी रचना है, पार्वती मंगल है, गीतावली है, विनय पत्रिका है, कवितावली है। ये कुछ ऐसे ग्रंथ हैं
कोई पर्सन अच्छा पर्सन बनेगा तो निश्चित रूप से पूछेगा कि कौन सी रचना तुलसीदास के द्वारा रचित नहीं है। जैसे मैंने आपको मुगल गुप्त काल पढ़ाया तो मैंने कहा था कि कवि भास की रचना जरूर याद रखना, जो तेरे नाटक है। पर्सन बनता है कि कौन सा नाटक भास का नहीं है, उसी के दृष्टिकोण से पर्सन बना, तो फिर तुलसीदास की कौन सी रचना नहीं है का बनेगा। तो ये 4-5 ऐसी रचनाएं हैं। जैसे रामचरित सबको ही पता है, गीतावली, विनय पत्रिका और कवितावली ये भी सबको ही पता है। ये जानकी मंगल वाली, ये सत्सई याद रखना। एक सत्सई है जो कवि बिहारी लाल, बिहारी आगे और आएगा, आगे आएगा जब मैं आपको बताऊंगा कि कवि बिहारी लाल ने भी सतसई की रचना की है, तो वो अलग है। और ये सतसई यहाँ पर अलग है, ये तुलसीदास के द्वारा रचित है, ठीक है ना। तो तुलसीदास का थोड़ा बहुत छोटा सा योगदान है। इसके ग्रंथ जरूर याद रखना और एक पूर्ण कवि वाली उपाधि याद रखना, उपमा याद रखना, इसको पूर्ण कवि भी कहते हैं, है ना। ठीक, जैसे ये देखो मैंने ऐड भी किया है ना, ये मैंने ऐड किया है। मुगल कालीन सूरदास जिन्होंने ब्रज भाषा में अपने काव्य की रचना की, इनमें से कौन सा ग्रंथ शामिल? सुरसरावली, साहित्य लहरी, सुर सागर, गीतावली, ठीक है ना। तो ये मैंने वैसे बेसिक मैंने बता दिया ऐसे, क्योंकि ऐसा पर्सन बनता है। इस दृष्टिकोण से मैंने आपको ये थोड़ा आपके दिमाग में रहे कि इस शैली का पर्सन, मैंने इसको पहले बता दिया वैसे कि कौन सी शामिल, ठीक है। इसका मैंने ऐड कर दिया ना, लगभग पूरी कर दी मैंने। हाँ, गीतावली है, ठीक है, साहित्य लहरी, ठीक है, हाँ ये सारी चीजें हैं ना, सुर सरावली, सुर सागर, गीतावली, ठीक है, ओके। इसमें नहीं क्या सुर सरावली नहीं है क्या? साहित्य लहरी, गीतावली हो गया, विनय पत्रिका, कवितावली, सुर सरावली, सूरदास की रचना ब्रज भाषा में, ठीक है। इसको विद्यार्थियों में देख के बताऊंगा, ठीक है ना। मुझे जहां तक याद है इसमें शामिल नहीं है साहित्य में। देखता इस पर्सन को मैं आपको बाद में बताऊंगा ना, थोड़ा इसको एक पर्सन को मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। ब्रज भाषा का ना शायद टाइपिस्ट ने गलती की है इसमें, टाइपिस्ट की गलती याद रखना विद्यार्थी, ठीक है। मुगल काल में प्रसिद्ध ओरछा के कवि केशवदास के बारे में बहुत विद्यार्थी याद रखना। ओरछा के कवि केशवदास का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हिंदी साहित्य के विकास में। और मुझे लगता है कि यहाँ से पर्सन अगर बना तो फिर केशवदास का बनेगा, फिर या तो तुलसीदास का बनेगा या फिर केशवदास का बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि पर्सन तो बनना तय है, एक पर्सन कहीं से भी बन सकता है। तो याद रखना ये ओरछा के थे कवि और केशवदास। ये ओरछा के वीर सिंह बुंदेला के दरबार में थे, ठीक है ना, प्रारंभ में। ये अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, ठीक है। इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण विद्यार्थियों, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत, उन्होंने अपने ग्रंथों में ऐसी मतलब भाषा का प्रयोग किया है, ऐसे मतलब उन्होंने अपने जो पद होते हैं ना, उन पदों को इस तरीके से व्यवस्थित किया है कि उनको एक उपाधि दी गई है कि कठिन काव्य का प्रेत। कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं कि केशवदास को कहते हैं। अब प्रश्न सीधे आ जाए कि केशवदास किस काल के थे, किसके समकालीन थे? याद रखना तो विद्यार्थियों, अकबर और जहांगीर के समकालीन, अकबर और जहांगीर के समकालीन, ठीक है ना। ये प्रश्न वैसे हाँ सही है ना, प्रश्न गलत कहाँ है? बिल्कुल बिल्कुल राइट। ये सुरसागर का प्रश्न है भगवान, समझना। मुगल कालीन सूरदास, अब मेरे दिमाग में मैं तभी सोच रहा हूँ कि ये कुछ छूट रहा है ना। अब ऊपर वाला हमने पढ़ा था तुलसीदास, ये प्रश्न है सूरदास का, जिन्होंने ब्रज भाषा में अपने काव्य की रचना की। इनमें से कौन सा ग्रंथ शामिल नहीं है? सुरसरावली, साहित्य लहरी, सुर सागर। यार गीतावली किसका है? तुलसीदास का, है ना। मैं भी सोचूं क्या गलती हो गई, तुलसीदास का, ठीक है। तो गीतावली ग्रंथ है किसका है? तुलसीदास का है। जबकि सूरदास के ग्रंथ हैं सुरसरावली, साहित्य लहरी और सुरसागर। ये 3 ग्रंथ है जो कहते हैं कि इसके सूरदास के हैं, और बाकी ये जो गीतावली ग्रंथ है वो किसका है? तुलसीदास का माना जाता है, ठीक है ना। इसको मैंने करवा दिया, मेरे दिमाग में ये बात आ गई थी।
टाइपिस्ट की गलती नहीं है, मेरी गलती है ना। ठीक है, कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं इसको, केशवदास को। इनकी प्रमुख रचना विधि रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीत, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका, अलंकार मंजरी। ये कुछ ऐसी रचनाएं विद्यार्थियों, ये केशवदास का हिंदी साहित्य के योगदान में बहुत महत्वपूर्ण स्थान विद्यार्थियों। जितना हमें अकबर के काल के फैजी का योगदान विद्यार्थी याद रखना, उतना ही जहांगीर के काल में ये वीर सिंह बुंदेला के दरबारी केशवदास का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ये इसकी प्रचलित रचनाएं हैं। और ये रामचंद्रिका तो बहुत बार पूछी गई है, रतन बावली भी बहुत बार पूछी गई है। तो ये रसिक प्रिय वाली थोड़ी बात याद रखना, वैसे पूरी ही लिखनी है, पूरे ही आपको याद करना, छोड़ना कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो केशवदास के बारे में याद रखना, ये समकालीन था अकबर और जहांगीर, ठीक है। कठिन काव्य का प्रेत, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीत, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, अलंकार मंजरी, ये कुछ रचनाएं हैं जो केशवदास के काल की उनकी रचनाओं में सबसे प्रसिद्ध रचनाएं मानी जाती है। एक प्रश्न थोड़ा सा यहां से याद, इस विद्वान ने जहांगीर के काल को मध्यकालीन भारतीय साहित्य में अगस्टस का युग कहा है। इस विद्वान ने जहांगीर के काल को मध्यकालीन भारतीय साहित्य में अगस्टस का युग कहा है। अगस्टस का युग का है ना, युग, अगस्टस का युग का है। किस विद्वान ने कहते हैं कि जहांगीर के साहित्य को यह कहा है? तो याद रखना विद्यार्थियों, डॉक्टर बेनी प्रसाद। ये कोटेशन आप लिख लेना, ठीक है ना, कि डॉक्टर बेनी प्रसाद ने कहा है कि जहांगीर के काल को भारतीय साहित्य का अगस्टस का युग कहलाता, ठीक है, बहुत बेसिक है। और थोड़ा शाहजहां काल में हिंदी साहित्य देख लो। शाहजहांकालीन हिंदी साहित्य के विकास के बारे में कौन सा कथन सही? हिंदी साहित्य के विकास में, इस काल में हिंदी साहित्य का रीतिकाल कहलाता है। यह काल हिंदी साहित्य का रीतिकाल कहलाता है। सुंदरदास बहुत महत्वपूर्ण विद्यार्थी, इस काल का बहुत महत्वपूर्ण, ग्वालियर का था। इसको महाकवि राय की उपाधि दी गई। कवि प्रिया, बीरबल को उपाधि अकबर ने दी है। महापात्र की उपाधि विद्यार्थियों किसको दी है? महापात्र की उपाधि अकबर ने नरहरि को दी, ठीक है ना। उसी प्रकार महाकवि राय की उपाधि दी है सुंदरदास को। सुंदर सिंगार, सियासन बत्तीसी एवं बाहर मासा की रचना है। यही देखो, सियासन बत्तीसी प्रथम ग्रंथ फारसी में अनुवाद होने वाला, प्रथम ग्रंथ फारसी में अनुवाद होने वाला, बाहर मासा, सुंदर सिंगार, ये रचनाएं सारी सुंदरदास के विद्यार्थी। हिंदी साहित्य का रीतिकाल पूछ ले किस काल का है, तो कहते हैं कि शाहजहां के काल का है। और सुंदरदास महाकवि राय की उपाधि शाहजहां ने दी थी। और ये तीन रचनाएं सबसे महत्वपूर्ण है। सीधे प्रश्न आएगा विद्यार्थियों, बाहर मासा की रचना किसने की, ठीक है ना। यहाँ पर सियासन बत्ती के पूछ सकता है, या फिर सुंदर सिंगार पूछ सकता है। सेनापति, जिसको भारत का वुड्सवर्थ कहा जाता है, ये उपाधि है कि भारत का वुड्सवर्थ किसको कहते हैं, तो वो सेनापति नामक विद्वान को कहते हैं। काव्य कल्पद्रुम और काव्य रचनाकार की रचना की थी, इसने सेनापति ने किए थे ना। चिंतामणि ने छंद विचार, काव्य विवेक, कवि कुल, कल्पत्रु, काव्य प्रकाश की रचना की है। बिहारी लाल ने सतसई की रचना की। ये आप लिखते जाना, ठीक है। मिलाने वाला पर्सन कोई पूछ लेगा, बाकी मैं जो वेरी इंपॉर्टेंट ना, जैसे सुंदरदास बहुत इंपॉर्टेंट है शाहजहां के काल का। उपाधि याद रखना महाकवि राय की। सिंगार, सुंदर सिंगार, सियासन बत्तीसी, बाहर मासा। सेनापति को भारत का वुड्सवर्थ भी कहा जाता है ना। चिंतामणि है, ये बिहारी लाल सतसई की रचना, एक ये है, एक तुलसीदास की, याद रखना दोनों सेम ही रचनाएं हैं। थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं अकबर के मुगल काल में संस्कृत भाषा का विकास, संस्कृत के साहित्य में क्या योगदान रहा है, उसके आधार पर थोड़ा कि मुगल काल में संस्कृत साहित्य के विकास के बारे में कौन सा कथन सही। मुगल काल में सर्वप्रथम संस्कृत का शिक्षण अकबर ने दिया था, विद्यार्थी याद रखना। सीधा से प्रश्न आ सकता है,
कि मुगल काल का वह बादशाह एवं शासक जिसने संस्कृत को प्रथम बार संरक्षण दिया था। तो प्रथम बार संरक्षण देने वाला याद रखना वो था अकबर। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम संस्कृत विद्वान उड़ीसा का महापात्र कृष्णदास था। गीत प्रकाश ग्रंथ लिखा था विद्यार्थी, गीत प्रकाश बहुत महत्वपूर्ण, गीत प्रकाश। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये प्रथम विद्वान है जो मुगल दरबार में आया था संस्कृत विभाग की ओर से। संस्कृत साहित्य का ऐसा विद्वान जो मुगल दरबार में पहली बार प्रवेश करता है वो महापात्र कृष्णदास है विद्यार्थी, उड़ीसा का था और गीत प्रकाश नामक इसने ग्रंथ लिखा था। कवि गोविंद भट्ट जो अकबर के युग का कालिदास था विद्यार्थी, मैं इसको गोल्डन लाइन लिख रहा हूं, ठीक है ना, गोल्ड लाइन। कवि गोविंद भट्ट जो अकबर के युग का कालिदास कहलाता है। सीधी सी कोटेशन आ सकती है कि अकबर के युग का वे कवि जो अकबर के काल का कालिदास कहलाता विद्यार्थियों वो गोविंद भट्ट है। पद्म सुंदर ने अकबर शाही श्रृंगार दर्पण की रचना की। अकबर शाही और श्रृंगार दर्पण की रचना की। मुगल दरबार में संस्कृत की प्रथम रचना है, ये संस्कृत की प्रथम रचना विद्यार्थी। पद्म सुंदर मुगल कालीन है ना, अकबर शाही श्रृंगार दर्पण की रचना की थी और ये कहते हैं कि मुगल दरबार में प्रथम संस्कृत ग्रंथ माना जाता है, ठीक है ना। तो संस्कृत साहित्य के विकास में अकबर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अकबर ने पहली बार संस्कृत को संरक्षण दिया था और अकबर के काल में यह कहूं कि मुगल दरबार में प्रथम विद्वान आया था वो कृष्णदास था, महापात्र कृष्णदास, ठीक है ना। गीत प्रकाश की रचना की। उससे भी सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखना, अकबर के युग का कालिदास, सीधा कोटेशन पूछ ले तो वो गोविंद भट्ट नामक विद्वान था, ठीक है ना। बाकी याद करो या नहीं करो, इतना याद कर लेना, इनफ है ना। 13% आज के ये हो गए, 1% मैंने साहित्य और ऐड किया है। अच्छा ठीक है, कुछ और, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न विद्यार्थी, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, समझना इस चीज को। संस्कृत विकास में कि मुगल काल में संस्कृत साहित्य के विकास में बारे में कौन सा कदम सही। शाहजहां के काल में पंडित जगन्नाथ ने रस गंगाधर और गंगा लहरी की रचना की। वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं और ये एग्जाम में हर बार आता विद्यार्थी, हर बार गंगा लहरी का प्रश्न आता है या रस गंगाधर का प्रश्न आता है। ये गंगा लहरी तो पूछा हुआ है कि शाहजहां के काल में प्रसिद्ध रचना गंगा लहरी की रचना किसके द्वारा की गई थी। याद रखना विद्यार्थी, संस्कृत का विद्वान था वो है पंडित जगन्नाथ, बहुत महत्वपूर्ण है। कवि कल्पत्रु, कविंद्र कल्पत्रु जो शाहजहां को समर्पित है, इसकी रचना चिंतामणि ने की थी। सुंदर और कविंद्राचार्य आचार्य ने ये लोग मिलकर योग वशिष्ठ पर टीका है। विद्यार्थी बहुत महत्वपूर्ण है, अगर प्रश्न बना तो सबसे कठिन प्रश्न ये होगा कि कविंद्र कल्पत्रु की रचना में कौन सा विद्वान शामिल नहीं है। अगर प्रश्न सबसे कठिन बना तो चिंतामणि है, सुंदर है और कविंद्राचार्य, ठीक है ना। ये योग विशिष्ट पर टीका है। मुगल काल में नित्यानंद ने सर्व सिद्धांत राज नामक ग्रंथ की रचना की। मुगल कालीन स्वयं सुंदर ने अर्धरत्नावली नामक ग्रंथ की रचना की, ठीक है ना। ये दो संस्कृत के नहीं है, वैसे बेसिक ये संस्कृत के नहीं, मैंने 2 लाइन ऐसे ही ऐड, संस्कृत के नहीं है, ठीक है। शाहजहां काल के सबसे 2 प्रसिद्ध विद्वान है, एक कवि जगन्नाथ है और दूसरा है विद्यार्थियों ये कविंद्राचार्य। कविंद्राचार्य सबसे प्रसिद्ध हैं। जगन्नाथ की 2 रचना है, रस गंगाधर और गंगा लहरी। और कवि कल्पत्रु अगर बेसिक रूप से सीधा एक ही नाम पूछ लेना तो ये कविंद्राचार्य की रचना याद रखना। ये शाहजहां को समर्पित है और इसमें 3 विद्वानों का नाम इसमें शामिल मिलता है, ठीक है ना। तो ये था शाहजहां के काल में संस्कृत साहित्य का विकास और मैंने इस टॉपिक के हर पहलू मैंने आपको समझा दी। एक अंतिम से पीडीएफ में और ऐड कर रहा हूँ, मैंने कहा ना ये चीज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पुस्तकें हैं और अनुवाद है। ये वैसे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ज़्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। नहीं दिख रहा तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, अब दिख रहा है ना। कालिया दमन, अबुल फजल, सियासन बत्तीसी और रामायण, सियासन बत्तीसी और रामायण का अनुवाद किया था विद्यार्थियों बदायूं ने, याद रखना।
अथर्ववेद का अनुवाद किया था बदायूं ने, इसका अनुवाद प्रारंभ किया, लेकिन पूर्ण हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने किया था। विद्यार्थी याद रखना, हितोपदेश बहुत महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण हितोपदेश। नाम याद रखना ताजुल माली, और नाम याद रखना मुफरी उल कुलुब नामक से इसका उपवाद किया गया था। भागवत पुराण का टोडरमल ने किया था, ठीक है ना। और राज तरंगिणी का किया था शाह मोहम्मद शाहबादी ने, ठीक है ना। बाकी तो ठीक है, आप लिख लेना इनको, ठीक है, मैं पूरा बता देता हूँ। ये तो हितोपदेश बहुत महत्वपूर्ण है। एक सियासन बत्तीसी बहुत महत्वपूर्ण है। एक है लीलावती, बहुत लीलावती, नल दमयंती और योग वशिष्ठ, ये फेजी ने की थी विद्यार्थी, फेजी ने। नल दमयंती विद्यार्थी बहुत महत्वपूर्ण, नल दमयंती और ये लीलावती सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ याद है, सबसे महत्वपूर्ण। एक है पंचतंत्र, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद याद रखना विद्यार्थियों। कलीलाबाद दमना नामक अरबी अनुवाद है। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अबुल फजल ने अनवार सुहेली के नाम से किया था। ये गोल्डन लाइन है, मैं वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ठीक है ना। अबुल फजल ने फारसी में अनुवाद किया था पंचतंत्र का, और उसका नाम पड़ा था अनवार सुहेली, ठीक है ना, अनवार सुहेली। तो ये मैंने जितने भी बताए ना, लीलावती, पंचतंत्र, नल दमयंती, हितोपदेश, अर्थवेद, सिंहासन बत्तीसी, ये 8-10 ऐसे ग्रंथ हैं जिसका अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, ये आप अलग से नोट कर लेना। और मेरे अनुसार इतनी जानकारी इनफ है। 6 क्लास में मैंने मुगल काल पूरा करवा दिया है, और कोई ऐसा पक्ष मुझे लगा नहीं कि मैंने कमजोर करवाया। जितना ऑथेंटिक किताबों में और जिस इस तरह की आपकी एग्जाम में पिछले 7-8 वर्षों के पेपरों के एनालिसिस के आधार पर मैंने आपको ये टॉपिक पूरा करवा दिया है। अब आपने नोट्स बना लिए हैं, नहीं बनाए हैं, सिर्फ क्लास से पढ़ रहे हो, वो आपके ऊपर निर्भर है। परंतु ये जब कोर्स पूरा होगा ना, ये बेंच लगभग 1.5 महीने का मैंने टारगेट लेके चल रहा हूँ, ये पूरा हो जाएगा ना, जो आपके पास जो संग्रह होगा ना, संग्रह, बाजार की किसी भी कोचिंग में आप चले जाना, बाजार के किसी भी किताब से आप लेके आ जाना, ऐसा संग्रह आपको एक जगह नहीं मिलने वाला है। इसलिए ये जो लिखने वाला काम है ना, सबसे बेस्ट रहेगा। अभी भी 2 टॉपिक ही हुए हैं, जिन्होंने नहीं किया है वो आप आराम से कर सकते हो, बाकी हम पढ़ ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। कल हम भारतीय राष्ट्रीय नेताओं के बारे में चर्चा करेंगे, और सबसे पहले मैं क्रम से लेके चलूंगा। मैं कल देखूंगा कि ये जो क्रम है ना, सुभाष चंद्र बोस वाला, भगत सिंह वाला, सुखदेव वाला, ये जितने भी क्रांतिकारी रहे हैं, जितने भी विद्वान रहे हैं, उनका मैं क्रम के अनुसार एक क्लास करूँगा, ठीक है ना। जैसे हम आगे हमारा टॉपिक वैसे भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेता रहेंगे, तो उसमें जैसे सुभाष चंद्र बोस, सबकी एक क्लास करूँ, बोस की अलग क्लास होगी, एक अंबेडकर की अलग क्लास होगी, सबकी अलग अलग क्लास, भगत सिंह की मैं अलग से क्लास करूँगा। तो हर एक क्लास में हम एक विद्वान को पढ़ेंगे, क्योंकि उनके बारे में अच्छा प्रश्न बनता है, उनकी किताबों के बारे में प्रश्न बनता है, उनकी कोटेशन के बारे में प्रश्न बनता है, उनकी द्वारा रचित संस्थाओं के बारे में प्रश्न बनता है। तो आज के लिए विद्यार्थी इतना ही, बाकी हम कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।